यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। सर सिंपली सेक्शन में 49 बोलता है क्या कि कभी भी एसएससी को कोई टैक्स पे करना होता है तो सर आपके जीएसटी पोर्टल पर 3 लेजर्स दिखेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड एक है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जितना भी आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो सर वो सारा रिफ्लेक्ट होगा, हेड वाइज रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, कोई टीडीएस का अमाउंट, टीसीएस का अमाउंट जो आपके लिए कलेक्ट किया था किसी और ने, तो वो भी वहां पर रिफ्लेक्ट होगा अगर आपने उस अमाउंट को एक्सेप्ट किया है तो बेटा, हाँ है ना भाई। सर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आप यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, भले वो टैक्स का हो, इंटरेस्ट का हो, पेनल्टी का हो, लेट फी हो या एनी अदर अमाउंट ड्यू हो, वो सब के लिए आप कैश लेजर को यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या दिखेगा सर, आपका आईटीसी जितना भी आईटीसी आपने अवेल किया वो सारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखेगा। हेड वाइज दिखेगा, सी जीएसटी है, एस जीएसटी है, यूटी जीएसटी है, आई जीएसटी है, जीएसटी कंपनसेशन सेस है। बट दिस क्रेडिट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और अदर ड्यू के लिए आप क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते हैं, कैश लेजर ही यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में क्या दिखेगा, आपकी सारी लायबिलिटी हेड वाइज, माइनर हेड वाइज आपकी सारी लायबिलिटी दिखेगी कि सर सी जीएसटी, एस जीएसटी या यूटी जीएसटी, आई जीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस कितना लायबिलिटी है, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, लेट फी का और अदर ड्यू का सारा लायबिलिटी आपको यहां दिखेगा। सर आइए अब बात करते हैं डिटेल में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है तो व्हाट आर द मोड ऑफ डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ला बाबा ला, पैसा दे। तो सर ऐसे केस में किस मोड से पेमेंट कर सकते हो? आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो विदाउट एनी लिमिट यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन ऑन द जीएसटी पोर्टल। सर भले आप आईएमपीएस करिए, यूपीआई करे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हो, ऑफलाइन आपका आरटीजीएस और एनईएफटी भी हो सकता है विदाउट एनी लिमिट। पर आपको बैंक जाके ओवर द काउंटर, अगर ऑथराइज बैंक जाके ओवर द काउंटर अगर आपको चेक के थ्रू या ऑफलाइन जमा कराना तो उसकी लिमिट है 10,000 रुपये पर चालान पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट आप डिपॉजिट कर सकते हो। सर तो ये ऑफलाइन पेमेंट को डीमोटिवेट करने के लिए ये लिमिट रखा हुआ है, अदरवाइज ऑनलाइन पे करिए विदाउट एनी लिमिट, जो आई थिंक 19% लोग यही यूज करते हैं। आइए सर, अब जब जीएसटी पे करना होता है उसके लिए आपको चालान फिल करना पड़ता है। अब चालान जो था पहले वेट लॉ में वगैरह में सर फिजिकल चालान हुआ करते थे, मैनुअल चालान हुआ करते थे, अब वो सब हट गया है। जीएसटी पोर्टल पे आप जाएंगे, आपको वहीं पर जीएसटी चालान फिल करना पड़ेगा। सो नाउ मैनुअल एंड फिजिकल चालान आर नॉट अलाउड अंडर जीएसटी। इट इज mandatory to furnish to generate online challan on the GST portal. Sir, this is a single challan form prescribed for all the taxes, फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, अदर अमाउंट। सर सिंगल चालान में सारे हेड वाइज आपकी लायबिलिटी दिख जाएगी, कितना आपको पे करना है वो आपको अमाउंट फिल करेंगे और चालान जनरेट हो जाएगा। सर ई चालान वैलिडिटी इज वैलिड फॉर 15 डेज। मतलब मान लो आपने चालान फिल कर दिया, हेड वाइज, माइनर हेड वाइज आपने अमाउंट फिल कर दिया कि मेरे को इतना इतना इस हेड में अमाउंट डिपॉजिट करना है। सर चालान जनरेट भी कर दिया, पर जब पेमेंट करने के तब मान लो आपने उस टाइम पेमेंट नहीं किया तो वो चालान आपका सेव हो जाएगा पोर्टल पे, वो 15 डेज के लिए वैलिड रहेगा। आप बाद में उस चालान को ओपन करके पेमेंट कर सकते हो। सर फिर जो डिपॉजिट आप करोगे वो ऐसा नहीं गवर्नमेंट के अकाउंट में अभी जा रहा है, वो सर एक तरह से आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। कहां बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। वैसे प्रैक्टिकली जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया वो गवर्नमेंट के अकाउंट में गया है, पर इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इफ यू हैव मेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो गया, वहां रिफ्लेक्ट करेगा सर। अब सर आप जब चालान फिल कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आपको एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीआईएन नंबर मिलेगा। सर ये बैंक जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो वो जनरेट करता है, जिसमें ये इंडिकेट करता है कि इतना अमाउंट हमने आपसे रियलाइज करके गवर्नमेंट अकाउंट में पेमेंट कर दिया है। सर फिर अगर कोई आप अनरजिस्टर्ड जीएसटी में, तो आपको अगर टैक्स का लायबिलिटी आ रहा है, टैक्स पे करना है, रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं है, तो ऐसे केस में एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेके आप सर पोर्टल के थ्रू टैक्स पेमेंट कर सकते हो। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो होता है वो मेजर हेड वाइज, माइनर हेड वाइज होता है। सर अब मेजर हेड है कौन से? सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी, आई जीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस। इसमें माइनर हेड होते हैं कौन कौन से? 5 हेड, टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी और अदर्स। ये आपकी लायबिलिटी दिखेगी, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हेड दिखेंगे। अब आपको जब अमाउंट डिपॉजिट करना है तो आपको रेस्पेक्टिव कॉलम में यहां पर कौन सा लायबिलिटी पे करना है, सर कितना अमाउंट जमा कराना है, वो आपको रेस्पेक्टिव हेड वाइज अमाउंट फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन, और उसके बाद नीचे आएगा जनरेट चालान, तब सर चालान जनरेट होगा। फिर आप पेमेंट करेंगे, बैंक से आपका आईडी पासवर्ड वगैरह के थ्रू आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट जैसे ही हुआ
तो रेस्पेक्टिव जो अमाउंट आपने रेस्पेक्टिव हेड वाइज माइनर हेड वाइज आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था वो रेस्पेक्टिव हेड वाइज दिखेगा। नाउ सर ध्यान दीजिएगा, ये कैश लेजर है, क्रेडिट लेजर नहीं है। आईटीसी, आईजीएसटी का आईटीसी आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो, पर दिस इज नॉट आईटीसी, दिस इज कैश लेजर। जिस मेजर हेड में आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, आप उस मेजर हेड का जो अमाउंट है वो उसी मेजर हेड के उसी माइनर हेड की लायबिलिटी को पे करने में यूज कर सकते हो, किसी और के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर आपके आईजीएसटी के इंटरेस्ट में 99,677 अमाउंट आपने डिपॉजिट किया हुआ है, तो सर ये 99,677 आप आईजीएसटी का इंटरेस्ट पे करने में ही अमाउंट यूज कर सकते हो, किसी और के लिए यूज नहीं कर सकते हो। इवन दिस अमाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टैक्स अंडर द सेम मेजर हेड ऑल्सो। सर ये आप अमाउंट यूज नहीं कर पाएंगे, पर हाँ यस, ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज अलाउड बिटवीन एनी माइनर हेड टू एनी अदर माइनर हेड ऑफ द सेम मेजर हेड और एनी अदर मेजर हेड ऑल्सो। मतलब सर आप ये अमाउंट किसी और लायबिलिटी के लिए यूज नहीं कर सकते हो, पर यस आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली है तो आपका ही फंड ना यार। आप सर प्रिस्क्राइब फॉर्म यूज करके इस अमाउंट को किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में ट्रांसफर कर सकते हो, और उसके बाद रेस्पेक्टिव फंड को आप उस रेस्पेक्टिव माइनर हेड की लायबिलिटी को पे करने में यूज कर सकते हो। क्लियर, डन। पर सर ध्यान देना बेटा, सर आप पहले फंड ट्रांसफर करेंगे, उसी के बाद उस रेस्पेक्टिव मेजर हेड के रेस्पेक्टिव माइनर हेड की लायबिलिटी को पे करने में वो अमाउंट आप यूज कर पाएंगे। इनफैक्ट नाउ ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इज ऑल्सो अलाउड। सीजीएसटी और आईजीएसटी के सर मेजर हेड में किसी भी माइनर हेड में अगर आपके पास फंड्स पड़ा है, तो सेम पेन नंबर वाले डिस्टिंक्ट पर्सन को भी सीजीएसटी और आईजीएसटी में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, पर सर वहां पे पेन नंबर शुड बी द सेम। सर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, पर एक कंडीशन क्या है, जिस एसएससी का जिस डिस्ट्रिक्ट पर्सन से आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो उसकी खुद की लायबिलिटी तो पे हो जानी चाहिए भाई। खुद की लायबिलिटी ड्यू है, किसी और को क्या फंड ट्रांसफर करेगा बच्चों, हाँ है ना भाई। क्लियर, डन। नाउ सर आपने मान लो सीजीएसटी मेजर हेड से कुछ फंड ट्रांसफर किए कहां, एसजीएसटी मेजर हेड में, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उतना अमाउंट अपने अकाउंट से निकाल के उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफर करेगा, एंड वाइस वर्सा गवर्नमेंट अपने भी इंटर अकाउंट गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर करती है बेटा, हाँ है ना भाई। क्योंकि जब ओरिजिनली आपने अमाउंट जमा कराया होगा तो वो गवर्नमेंट के सपोज सीजीएसटी में जमा कराया, तो सीजीएसटी का अकाउंट में फंड गया होगा। अब अपने फंड ट्रांसफर किया है कहां से, सीजीएसटी से एसजीएसटी में, तो सर उतना सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो बेटा। आइए अब आ रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की मैक्सिमम बातें हम आईटीसी पढ़ते वक्त बात कर चुके हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमने पढ़ लिया। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी क्या होगा, नाउ सेल्फ असेस आईटीसी, जो आप आईटीसी अवेल करते हो जीएसटी 2B में जितना क्रेडिट आ रहा है उसके बेस पे आप जो एलिजिबल क्रेडिट वो जब लेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप खुद पंच करके डेटा सर क्रेडिट अवेल करेंगे। सर अब एक सर्कुलर आया, सर वैसे मैक्सिमम बातें हम आईटीसी में पढ़ चुके हैं, अब एक एडिशनल सर्कुलर जो खास नहीं, ऑलरेडी बात मैं कर चुका हूं। सबसे पहली बात, आपकी जो लायबिलिटी है टैक्स की, ओनली टैक्स की लायबिलिटी को पे करने के लिए आप क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हो। सर इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर ड्यूज के लिए आप कैश लेजर यूज कर सकते हो, क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, आपकी अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी है तो आपको पता है क्या, अगेन आरसीएम की लायबिलिटी को पे करने के लिए हमेशा आप कैश लेजर यूज कर सकते हो। क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आरसीएम, क्योंकि आपका इनवर्ड सप्लाई का लायबिलिटी है, आउटवर्ड सप्लाई का लायबिलिटी नहीं है। क्लियर। अब एक बात और, सर आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए आप क्रेडिट यूज कर सकते हो। अब वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भले वो सेल्फ असेस्ड हो या जीएसटी डिपार्टमेंट के किसी प्रोसीडिंग में आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, उसको पे करने के लिए आप आईटीसी यूज कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सेल्फ असेस लायबिलिटी के लिए ही आपको क्रेडिट यूज होगी, डिपार्टमेंट ने डिटरमाइन करके बताया किसी प्रोसीडिंग में कि आपका इतना लायबिलिटी ऑफ टैक्स बनता है, तो टैक्स की लायबिलिटी के लिए आप क्रेडिट अगर अवेलेबल है तो आप यूज कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ओके मालिक, चलिए सरकार नाउ सर वैलिड रिटर्न को डिफाइन किया हुआ है कि सर वैलिड रिटर्न का मतलब होता है एनी रिटर्न विच इज फाइल्ड ऑन पेमेंट ऑफ कंप्लीट टैक्स, जो आपकी लायबिलिटी आपने डिक्लेयर करी रिटर्न में वो पूरा पे हो जाएगा तो ही रिटर्न सबमिट हो पाएगा, तो ही उस रिटर्न को वैलिड रिटर्न कहेंगे, वरना वैलिड रिटर्न कहेंगे ही नहीं। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जीएसटी पोर्टल जब तक आपका पूरा टैक्स पे नहीं हो जाता है तब तक रिटर्न सबमिट करने का ऑप्शन देता ही नहीं है। आइए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, बहुत कर्जा हो रखा है भाई, तो ऐसे केस में वो कर्जा को पे करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी यूज कर सकते हो। पर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं क्या कि सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू तो आप कोई भी लायबिलिटी पे कर सकते हो, पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू आप केवल टैक्स की लायबिलिटी पे कर सकते हो। अब सर आप पर मान लो प्रीवियस पीरियड की भी कोई लायबिलिटी है, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द टैक्स एंड अदर ड्यूज। सबसे पहले प्रीसीडिंग या प्रीवियस टैक्स पीरियड के जो भी आपके टैक्स एंड अदर ड्यूज है, मतलब पिछले टैक्स पीरियड के टैक्स
इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर ड्यूज, सब कुछ जो है वो पहले पे करो, उसके बाद करंट टैक्स पीरियड का टैक्स एंड अदर ड्यूज, और उसके बाद सेक्शन नंबर 73, 74 और 74A का कोई लायबिलिटी बनता है तो आप पे करेंगे। दिस इज हाउ सर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी पेमेंट होगा। अब साहब इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट सेक्शन 50 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन मुझे लगता है, इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट मुझे लगता है कि सर लग गए, अरे क्या लग गए, इंटरेस्ट लग गए सर। अगर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स किया, सिंपली सर अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो क्या लगता है, इंटरेस्ट। सेम वे अगर आपने गवर्नमेंट का पैसा लेट पे किया तो यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज फॉर डिलेड पेमेंट, पेनल्टी इज फॉर ऑफेंस या वायलेशन। ओके, सो इंटरेस्ट इज फॉर डिलेड पेमेंट। तो दो सर्कमस्टेंसेस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। फर्स्ट, इफ यू हैव मेड द डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स इधर पार्शली और फुली, और सेकंड अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज कर लिया है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट की बात आएगी, वरना इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। आपने अगर रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को रिवर्स कर दिया बिफोर यूटिलाइजिंग द आईटीसी तो ऐसे केस में इंटरेस्ट की बात नहीं आती है। अब सर ऐसे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दोनों ही केस में 18% पर annum इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से जितना अमाउंट आपने लेट पे किया उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है, जितना रॉन्ग आईटीसी जो अवेल किया था जितना उसमें से यूज किया उतने पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। नाउ हाउ टू कंप्यूट द पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स है तो सर सपोज जनवरी महीने का लायबिलिटी आपको पे करना था, आप लेट हो गए, तो सर जनवरी महीने का लायबिलिटी का ड्यू डेट क्या होता है सर, रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट इज द पेमेंट का ड्यू डेट। तो सर सपोज जीएसटी 3 भी आपको फाइल करना था जनवरी महीने का, कब तक, 20 फरवरी तक, तो सर 21 फरवरी से यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट, क्योंकि सर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ही ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लो आपने सर रिटर्न जो है वो पहले फाइल कर दिया था, सपोज ड्यू डेट थी 20 फरवरी, आपने रिटर्न फाइल कर दिया क्या 17 फरवरी को, पर उसमें आपने कुछ लायबिलिटी सर पे नहीं करी थी, आपने डिक्लेयर ही नहीं करी थी, कुछ लायबिलिटी बाद में डिक्लेयर करी सब्सिक्वेंट पीरियड में, तो ऐसे केस में सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, उसकी नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर annum ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू। ओके, अब सर पहले अभी मैं आईटीसी वाली बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं बात कर रहा हूं क्या, अगर आपने पेमेंट डिले किया है तो ऐसे केस में उसकी पूरी कहानी की बात कर लेता हूं बेटा, किस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर सबसे पहली बात, अगर आपको कभी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है इन केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, तो सपोज आपकी लायबिलिटी थी ₹40,000 की ग्रॉस लायबिलिटी और आपके पास आईटीसी अवेलेबल था 30,000 का, तो नेट टैक्स पेबल था कितना, 10,000 रुपए थ्रू कैश लेजर। ओके, तो सर अब पॉइंट आता है क्या, किस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करने का है, तो सर ध्यान दीजिएगा यहां पर नेट टैक्स पेबल थ्रू कैश, नेट टैक्स पेबल थ्रू कैश 10,000 पे ही इंटरेस्ट पे करना है। ध्यान से सुनना, यहां कंडीशन, यहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना हुआ एग्जाम में, सर सुनिएगा ध्यान से, अगर यू जस्ट डिलेड इन फाइलिंग द रिटर्न, अगर किसी एसेट ने रिटर्न फाइल करने में लेट किया तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जैसे मेरे एग्जांपल में जनवरी का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 20 फरवरी, तो 21 फरवरी से लेके जब वो रिटर्न फाइल करेगा और वो जो टैक्स पे करेगा उस दिन तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर annum ऑन ₹10,000 इन दिस एग्जांपल। ओके, अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हुए तो, पर सपोज जनवरी महीने का आपने रिटर्न फाइल कर दिया था, जनवरी महीने का आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया पर उसमें कुछ इनवॉइसेस डिक्लेयर करना रह गए जिसकी वजह से आपकी लायबिलिटी जो पे हुई वो कम पे हुई। अब आपको सर जुलाई महीने में याद आया मालिक कि वो कुछ इनवॉइसेस जो जनवरी महीने के थे वो मेरे से ओमिट हो गए, रह गए गलती से, और उसका मुझे अब टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर आपने जुलाई महीने का जब रिटर्न फाइल किया होगा उसके साथ आपने वो इनवॉइसेस आपके रह गए थे वो अब जुलाई महीने में रिटर्न फाइल करते वक्त वो डिक्लेयर करके उसकी लायबिलिटी अब आपने पे करी। सपोज लायबिलिटी कितनी 40,000 रुपए की, 30,000 का आपके पास आईटीसी था, नेट आपने जो पे किया वो 10,000 ही पे किया, पर ऐसे केस में नाउ यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन एंटायर ₹40,000। मतलब अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो नेट टैक्स पेबल इन कैश, उसी पे इंटरेस्ट पे करना है, पर अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया था उस पर्टिकुलर पीरियड का पर उसमें कुछ ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करना रह गया और सब्सिक्वेंट पीरियड के रिटर्न के अंदर वो ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करके आपने अगर आपने टैक्स पे किया है तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो आपका था उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो जनवरी महीने का लायबिलिटी 21 फरवरी से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जब जुलाई महीने का रिटर्न फाइल किया होगा आपने और वो टैक्स पे किया होगा उस दिन तक का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के आपसे ऑन एंटायर ₹40,000। सेकंड थिंग, अगर कोई डिमांड आपका आया था सेक्शन नंबर 73, 74 और 74A, उसका उस डिमांड ऑर्डर की वजह से अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो अगेन वो टैक्स की लायबिलिटी भले ही 10 लाख रुपए थी
आपने 8 लाख रुपए यूज किया था आईटीसी का और नेट 2 लाख रुपए ही पे किया थ्रू कैश सर, पर ऐसे केस में भी अगेन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंटायर 10 लाख पे करना पड़ेगा, मतलब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा साहब। ओके मालिक, डन। तो ये दो एक्सेप्शनल केस है जहां पे आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड के रिटर्न में कोई ट्रांजैक्शन डिक्लेयर की है तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेकंड 73, 74 या 74A का डिमांड है तो वहां पे आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अदरवाइज सर मियरली अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए थे तो ऐसे केस में नेट टैक्स पेबल इन कैश जो है आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी उसी पे इंटरेस्ट पे करना है। प्लस फर्दर एक पॉइंट और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके ऐड किया है यहां पे कि अगर सपोज जनवरी महीने का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट था क्या 20 फरवरी, आपका लायबिलिटी था 40,000 का ग्रॉस लायबिलिटी जिसका 30,000 का आपके पास आईटीसी अवेलेबल था, नेट टैक्स पेबल थ्रू कैश था कितना ओनली 10,000। तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि 10,000 पे इंटरेस्ट पे करना है आपको फ्रॉम 21 फरवरी टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो मालिक अब सर एक और गवर्नमेंट ने यहां फैसिलिटी दी एसएससी को और गवर्नमेंट को रिलीफ एसएससी को रिलीफ दिया कि अगर एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जैसे जनवरी महीने का रिटर्न का ड्यू डेट 20 फरवरी, अगर 20 फरवरी को आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस था तो जितना बैलेंस अवेलेबल था कैश लेजर में उस पर आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तरह से वो अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जा चुका है। सपोज ये 10,000 रुपये आपको सर पे करना था पर 10,000 रुपए ऑलरेडी कैश लेजर के बैलेंस में थे आपके पास एज ऑन 20 फरवरी, तो ऐसे केस में नो इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन दिस केस ऑल्दो यू हैव डिलेड इन फाइलिंग द रिटर्न। क्योंकि हुआ क्या सर 30,000 रुपए का था आईटीसी था, 10,000 का टैक्स लायबिलिटी था, अब 10,000 का टैक्स लायबिलिटी आपका पे हुआ है कब मानेंगे जब आपने रिटर्न फाइल किया। अब जनवरी का रिटर्न का ड्यू डेट 20 फरवरी था, आपने सर 25 फरवरी को फाइल किया तो 5 दिन का डिले हुआ, पर सर आपके पास कैश लेजर में ऑलरेडी बैलेंस अवेलेबल था एज ऑन 20 फरवरी, तो नो इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन दैट अमाउंट व्हिच वाज अवेलेबल ऑन इन कैश लेजर एज ऑन 20 फरवरी बेटा। ओके डन। अब सर बात कर रहा हूं मैं किसकी सर अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज कर लिया तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा रॉन्गली अवेल किया आपने आईटीसी को और यूज करने से पहले ही रिवर्स कर दिया, नो इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। नाउ आपने अगर रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज कर लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नाउ कब मानेंगे कि आपने वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज किया, तो सर सपोज आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी जो था वो अमाउंट था ₹50,000 का, ये रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है। अब रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी आपने सपोज जनवरी महीने में ये रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी आपने अवेल रॉन्ग आईटीसी आपने अवेल किया था जनवरी महीने में। अब सर जुलाई महीने में आइडेंटिफाई हुआ कि वो 50,000 का आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड था, पर सर आपका जनवरी महीने से लेकर जुलाई महीने में जब आपको आइडेंटिफाई हुआ सर तब तक आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस 50,000 से कम कभी हुआ ही नहीं था। इट मीन्स वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी आपने कभी यूज किया ही नहीं। ऐसे केस में अब आप जुलाई महीने का रिटर्न फाइल करते वक्त वो 50,000 को रिवर्स कर देंगे तो नो इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। पर अगर किसी बीच के महीने में सपोज अप्रैल मंथ में आपके आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 30,000 हो गया था, इट मींस वो आउट ऑफ 50,000 आपने 20,000 रुपए 20,000 रुपए यूज कर लिया था वाइल फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो ऐसे केस में 20,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। कब से? अप्रैल महीने का आपने रिटर्न फाइल किया, कब? 20 मई या उससे पहले। तो सर जब भी आपने अप्रैल महीने का रिटर्न फाइल किया, डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसमें अपना आईटीसी अकाउंट का बैलेंस कम हो गया था, जितना आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी लिया था उससे कम अगर बैलेंस हो गया तो जिस महीने में कम हुआ उस महीने का जब आपने रिटर्न फाइल किया या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, जैसे 17 मई को आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो 20 मई ड्यू डेट था तो 18 मई से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। और अगर आपने सर 20 मई ड्यू डेट था, आपने 25 मई को रिटर्न फाइल किया तो 20 मई ड्यू डेट को मान लेंगे आपने अमाउंट यूज कर लिया, 21 मई से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। तो सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न उस महीने का जिस महीने में आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज किया है ना भाई, तो 20,000 रुपए पे उस दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा 18% पर annum। अब जब 20,000 रुपए गवर्नमेंट को आप पे करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। भारत माता की जय। आई होप यू गोट द एंटायर पॉइंट। सरकार आइए, एक सर्कुलर था कि आईजीएसटी क्रेडिट अगर आपने रॉन्गली अवेल किया था आईजीएसटी क्रेडिट, तो सर अब उसको आपने यूज किया कि नहीं किया कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट अगर आपने रॉन्गली अवेल कर लिया और आपका सीजीएसटी का क्रेडिट भी है, एस का क्रेडिट भी, जो सही था, पर जब क्रेडिट यूज करने की बात आती है तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, सबसे पहले हमको आईजीएसटी का आईटीसी यूज करना पड़ता है, उसके बाद सी और एस यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आपने आईजीएसटी क्रेडिट यूज कर लिया था, पर आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस था सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो वाइल चेकिंग कि वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी ऑफ आईजीएसटी आपने यूज किया कि नहीं किया, आपको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी ये तीनों क्लब करके फिर देखना है कि आपका
आईटीसी आईजीएसटी का रॉन्गली अवेल जो था वो आपने यूज किया कि नहीं किया? मतलब 50,000 का आपने 50,000 का सपोज आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी आईजीएसटी का आपने लिया था। क्लियर? तो सर जब आपको चेक करना है कि आपका ये रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी आईजीएसटी का आपने यूज किया कि नहीं किया, उसके लिए सीजीएसटी का, एसजीएसटी का प्लस आईजीएसटी का जो आईटीसी अकाउंट में बैलेंस है वो तीनों को क्लब करेंगे और देखेंगे कि वो अमाउंट 50,000 रुपए से कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो 50,000 से कम हुआ तीनों मिला के, तो मानेंगे कि आईजीएसटी क्रेडिट आपने रॉन्गली जो अवेल करी थी वो आपने यूज करी है बेटा। क्लियर? पर हाँ, जब हम जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात करेंगे तो सिंस जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए ही काम आता है, किसके लिए और के लिए काम नहीं आता है। तो इसलिए अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी जीएसटी कंपनसेशन सेस का लिया है तो सर जीएसटी कंपनसेशन सेस अकाउंट का ही बैलेंस देखिएगा कि वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी के अमाउंट से कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो कम हुआ है तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, वरना इंटरेस्ट पे नहीं करना है। भारत माता की जय। इसी के साथ ये सर्कुलर भी खत्म होता है। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने दे रखा है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए, आपको अच्छे समझ में आएगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। सर इसी के साथ भारत माता की जय। एक छोटा सा मैसेज मैंने आपके लिए लिखा है। जब पढ़ते पढ़ते हम बहुत थक जाते हैं बच्चों, दिन रात पढ़ाई करते हैं सर, हमें लगता है कि नहीं अब अपना हो पा रहा है, ध्यान रखना। उसके लिए एक मैसेज है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस की नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। ऑल द बेस्ट गाइस, लगा दो पूरी ताकत। वी आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस एंड यस सर, हम सब आपके साथ है, हम सब आपकी पूरी फैमिली एज अ टीचर सर, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा आपके लिए प्रे कर रहे हैं। बस ताकत लगा दो अपनी, यही वक्त है अपने आपको प्रूव करने वाला, यही वक्त है अपनी मेहनत करने वाला। रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे, अच्छे आएंगे एंड माहौल बनेगा एक दिन शानदार वाला। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। और मजा अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लेक्चर में मजा आया कि नहीं आया एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।